वेलकम टू कंपस ऑफ विजडम। आज के हमारे इस कूटनीति शो में हम डिस्कस करने वाले हैं कोटेशन बाय फेमस ऑथर ऑगमेंडिनो। और कोटेशन कुछ इस तरीके से है, ऑलवेज डू योर बेस्ट, वॉट यू प्लांट नाउ यू विल हार्वेस्ट लेटर। तो इस कोटेशन के थ्रू वी कैन डायरेक्टली सी दो चीज़ों की बात की जा रही है यहाँ पर। ऑलवेज डू योर बेस्ट यानी हमारी क्वालिटी ऑफ एक्शंस जो हम करते हैं कार्य अपने, उनकी क्वालिटी के बारे में। और दूसरी व्हाट यू प्लांट नाउ यू हार्वेस्ट लेटर, नेचर का एक रूल है यानी कि जिसमें हम जो भी प्लांट करते हैं, जिस भी तरीके का सीड प्लांट करते हैं, उसी तरीके का फ्रूट निकल के आता है मल्टीप्लाई होके। तो उसको ज्वाइन करके ऑथर ने एक कोटेशन डिवाइस की है जो कि हमारे एक्टिविटीज़ को क्लैरिफाई करने के लिए, एक वाइज एक्टिविटी किस तरीके से हमें करनी चाहिए उसका एक एग्जाम्पल देती है। अब कूटनीति हमारा जो ये शो है, इसमें हम करते क्या हैं, हम फेमस ऑथर से कोटेशंस लेते हैं, उन कोटेशंस को कंपस ऑफ विजडम के अकॉर्डिंगली डिवाइड करके डायरेक्शंस में, सेंसिबल डायरेक्शन जो होती है, जो कंपस ऑफ विजडम का मोटो है, टू फाइंड अ सेंसिबल डायरेक्शन टू टेक सेंसिबल डिसीजंस, to find the right direction and make sensible decisions for education, occupation and spirituality। तो कंपस ऑफ विजडम की 4 डायरेक्शंस में डिवाइड करने के लिए हम कोटेशन लेते हैं। कोटेशन के 2 पार्ट निकल के आते हैं, कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल। तो इस कोटेशन में डायरेक्टली हम देख पा रहे हैं कि जो कंट्रोलेबल पार्ट है वो है हमारा the actions that we do, the quality of actions that we do, that we have to do our best। ये हो गया कंट्रोलेबल पार्ट। सेकंड पार्ट आ जाता है अनकंट्रोलेबल पार्ट, विच इज़ द हार्वेस्टिंग नेचर ऑफ, तरीके से जिस तरीके से नेचर या रूल काम करता है, हमारी लाइफ काम करती है, उसको डिफाइन किया गया है, जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है। क्योंकि अगर हमारे कंट्रोल में होता तो हम फ्रूट भी बदल देते, लेकिन अभी फ्रूट नहीं बदलेगा। तो जिस तरीके का सीड आप डालोगे उसी तरीका का फ्रूट निकलने वाला है। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट अ बनाना ट्री कमिंग आउट ऑफ अ मैंगो सीड। तो मैंगो सीड अगर आपने प्लांट किया है तो मैंगो ट्री ही निकलेगा और उसमें से मैंगो फ्रूट्स ही निकलने वाले हैं। ये एक अनकंट्रोलेबल रूल ऑफ नेचर है जो कि नेचर ने डिवाइस करके दिया है हमें। नाउ अब जो कंपस ऑफ विजडम की डायरेक्शनल मीनिंग होती है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो उसमें हम वी ऑलरेडी नो, अगर आपको नहीं पता तो आप इंट्रोडक्शन वीडियो ज़रूर देखिएगा। कंपस ऑफ विजडम जो हमारा चैनल है उस पर इंट्रोडक्शन वीडियो है कि कंपस ऑफ विजडम किस तरीके से काम करने वाला है। लेकिन ओवरऑल इन जनरल एक कंपस किस तरीके से काम करता है, उसमें 4 डायरेक्शन होती है। कंपस पॉइंट आउट करता है नॉर्थ डायरेक्शन की ओर। इसी तरीके से हमने कंपस ऑफ विजडम डिवाइस किया है जिसमें हम 4 डायरेक्शन में डिवाइड करेंगे इसी कोटेशन को यूज़ करते हुए। तो जो साउथ डायरेक्शन होती है उसमें होगा सिंपल नो हार्वेस्टिंग प्लस नॉट डूइंग योर बेस्ट। तो हमारा जो अनकंट्रोलेबल है और जो कंट्रोलेबल है वो दोनों ही हमारे बस में नहीं है, वो हमारी डिफ़ॉल्ट सिचुएशन हो जाती है, उसको हम डिफ़ॉल्ट डायरेक्शन बोलेंगे। देन कम्स द वेस्ट डायरेक्शन जिसमें हार्वेस्टिंग का लॉ तो काम कर रहा है, वी आर अवेयर अबाउट इट, बट वी आर नॉट डूइंग आवर बेस्ट एक्शंस। तो हम अपने बेस्ट एक्शन नहीं देते हैं वहाँ पर, जो कि एक यूज़लेस एक्टिविटी है। फिर उस लॉ का पता होने का फ़ायदा भी नहीं होगा जो रूल है हमारा हार्वेस्टिंग वाला। देन कम्स द नॉर्थ डायरेक्शन जिसमें वी नो द रूल ऑफ हार्वेस्टिंग एंड वी आर ऑलरेडी डूइंग आवर बेस्ट एक्शंस। तो यह एक आइडियल सिचुएशन है जिसमें आपको ज़्यादा फिर सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वट एवर यू आर गोइंग टू प्लांट विच इज़ द बेस्ट ऑफ योर एक्शन, वही आपका फ्रूट निकल के आने वाला है। बट नाउ व्हाट इज़ द सेंसिबल डायरेक्शन, जो ईस्ट डायरेक्शन है, जिसके बेसिस पे आपको हमेशा अपने एक्शंस को लेना है, वो वुड बी इफ़ यू आर नॉट एट ऑल अवेयर अबाउट हार्वेस्टिंग। मान लो किसी को अब तक पता ही नहीं था कि हार्वेस्टिंग क्या है, या इस सब से आपको फ़र्क भी ना पड़े, तब भी आप यू कैन ऑलवेज डू योर बेस्ट एक्शंस। अब ये सेंसिबल क्यों है इसको डिस्कस करेंगे हम फर्दर जब हम इसकी एप्लीकेशन देखेंगे इन द फील्ड्स ऑफ एजुकेशन, ऑक्यूपेशन एंड स्पिरिचुअलिटी। तो इसको हम डिस्कस करते हैं कि अब सबसे पहले उठाते हैं एजुकेशन फील्ड को। एजुकेशन फील्ड में एक स्टूडेंट है जो पढ़ाई कर रहा है। अब उस पढ़ाई करने में अगर उसको यह कोटेशन दी जाएगी कि एज अ स्टूडेंट
आई वुड से टू यू कि ऑलवेज डू योर बेस्ट। आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो या कुछ भी नया सीख रहे हो, आप स्टूडेंट ना हो भले, लेकिन आप लाइफ में कुछ नया सीख रहे हैं, जैसे कि आप कंप्यूटर चलाना सीख रहे हैं या नई वीडियोस क्रिएट करना सीख रहे हैं, कोई नया सॉफ्टवेयर सीख रहे हैं, कोई नई किसी तरीके की नई ड्राइविंग सीख रहे हैं, बाइक चलाना सीख रहे हैं, कुछ भी। हम स्टूडेंट ऑफ लाइफ भी हैं, और एज एन ओरिजिनल स्टूडेंट जो कि एक स्कूल में पढ़ता है, कॉलेज में पढ़ता है, किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ता है, उसको इस कोटेशन को किस तरीके से समझना है वो देखते हैं। तो डिफ़ॉल्ट सिचुएशन जो स्टूडेंट की होती है वो हमेशा इस तरीके की होती है कि उसको ये रूल भी नहीं पता होता ज़्यादातर कि वो जिस तरीके के एक्शन करेगा उसी तरीके का उसका रिजल्ट निकल के आने वाला है। तो उसको दे डोंट नो अबाउट हार्वेस्टिंग एंड दे आर नॉट डूइंग देयर बेस्ट एज वेल। तो वो अपने बेस्ट एक्शन नहीं दे रहे होते ज़्यादातर हमने देखा है कि बेस्ट एक्शन नहीं निकल रहे होते हैं स्टूडेंट्स में से। तो जब वो बेस्ट एक्शन देंगे तब जाके उनको बेस्ट रिजल्ट मिलने वाले हैं। अब जो बेस्ट डायरेक्शन होगी वो होगी डिफ़ॉल्ट डायरेक्शन की। एक स्टूडेंट को पता तो है कि वो अगर मेहनत करता है अपने सब्जेक्ट्स के ऊपर, अपने टॉपिक्स के ऊपर, तो उसका जो रिज़ल्ट निकल के आएगा, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग का बढ़ना, उसके सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज का गेन होना, उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग होना अबाउट हाउ द सब्जेक्ट इज़ वर्किंग, हाउ द रूल्स ऑफ दैट सब्जेक्ट आर वर्किंग, वो उसको अप्लाई कैसे कर सकता है उस सब्जेक्ट के रूल्स को, वो उसको पता है कि वो करेगा तो ये सब डेवलप होगा। बट उसका मन ही नहीं है बेस्ट एक्शन देने का। तो वो क्लास में जाता तो है, टीचर से पढ़ता तो है, लेकिन उसका जो इंटेंट है पढ़ाई करने का वो ही नहीं है। तो दे आर नॉट प्रोवाइडिंग बेस्ट ऑफ देयर एक्शन। या मान लीजिए उनका बेस्ट ऑफ पढ़ाई कर ली उन्होंने, लेकिन उस स्टूडेंट को उसकी एप्लीकेशन ही नहीं करनी, कोई असाइनमेंट नहीं करनी, उसको समझ के नहीं देखना है। तो इंटेंट, लैक ऑफ प्रैक्टिस, लैक ऑफ जो भी एक स्टूडेंट की लाइफ में एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें किसी में भी वो अपना बेस्ट एक्शन देने से रुक जाता है, तो वहाँ जाकर उसके सब्जेक्ट वाइज अंडरस्टैंडिंग कमज़ोर रह जाती है। ये हो गई यूज़लेस डायरेक्शन कि आपको पता तो था कि आप बेस्ट करोगे तो बेस्ट रिजल्ट निकल के आएगा, लेकिन स्टिल आपने उस सब्जेक्ट में अपनी पूरे एफर्ट्स नहीं डाले। देन कम्स द आइडियल सिचुएशन, जो कि हम जानते हैं कि अगर हार्वेस्टिंग का भी पता है और एक्शन भी है वो बेस्ट देता है, वो स्टूडेंट आइडियल हो जाता है, वो फ्लो स्टेट में होता है। उसी स्टूडेंट को वी हैव सीन कि वो फ्लरिश करता है उस फील्ड में, भले ही वो कितना ही कमज़ोर रहा हो, लेकिन वो उसका अगर इंटेंट बेस्ट देने का है और वो इस रूल को भी जानता है कि अगर वो जितना बेस्ट अपना परफॉर्मेंस देगा उतने ही बेस्ट रिजल्ट निकल के उसके आने वाले हैं, भले ही रिजल्ट ना निकल के आए। जो साइडलाइंस होते हैं ना, मान लीजिए कि वो किस तरीके से यूज़ करता है अपने लेजर टाइम का, अपनी एक्टिविटीज़ का, अपने शेड्यूल का, अपने टूल्स का जो उसको प्रोवाइड किए हैं, लैपटॉप का, तो उसे पता होगा कि एज अ स्टूडेंट अगर मेरे को कोई लैपटॉप में एक्टिविटी करनी है तो वो जानेगा कि इस टाइम मेरे को एजुकेशन पे ध्यान देना है या एंटरटेनमेंट पे ध्यान देना है। और जब एजुकेशन पे ध्यान देना है तो बेस्ट यूज़ ऑफ लैपटॉप किस तरीके से किया जाए ताकि बेस्ट रिजल्ट उसका निकल के आ सके। तो ये हो गई आइडियल डायरेक्शन। बट अब आती है सेंसिबल डायरेक्शन विच इज़ आर ईस्ट डायरेक्शन, जिसके लिए कंपास ऑफ विजडम यूज़ करते हैं हम। कि एक स्टूडेंट को भले ही नहीं पता, अभी एक स्टूडेंट है जो स्कूल में है या कॉलेज में है, उसको कोई आइडिया नहीं है कि हार्वेस्टिंग किस तरीके से काम करती है, उसको कोई आइडिया नहीं है कि नेचर में ये रूल होता है, लेकिन वो स्टिल अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है अपना बेस्ट देने की उस एजुकेशन, उस सब्जेक्ट के अंदर। अब इसको ध्यान से समझने की कोशिश करें, एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। कि मान लीजिए, इसको सबसे इजी तरीका होता है समझने का अपने आप को एज अ पेशेंट देखने का, एंड देन एक हॉस्पिटल में जाके अपने आप को ट्रीट करवाने के लिए। तो आप एक पेशेंट हैं जो बहुत पेन में है, एक बहुत तकलीफ़ वाला पेशेंट है जिसको अपने पेन से रिलीफ चाहिए, तो उसको डिफ़ॉल्ट सिचुएशन में ना उसको ये पता कि वो किस हॉस्पिटल में जाए, और उसको पेन भी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उसको पेन भी है और उसको हॉस्पिटल भी नहीं पता कहाँ जाना है। तो ये उसकी डिफ़ॉल्ट स्टेट हो गई। उसे हॉस्पिटल पता है कहाँ जाना है, लेकिन वो वहाँ जा नहीं सकता है, तो वो उसके लिए यूज़लेस सिचुएशन हो जाती है कि उसको पेन है इतनी सारी, हॉस्पिटल भी पता है कि उसे कहाँ जाना है, लेकिन वो जा नहीं पा रहा है वहाँ पे। और उस हॉस्पिटल में मान लो चला भी जाता है, तो उस हॉस्पिटल का जो ओवरलुक है वो यूज़लेस हो जाए उसके लिए, कि वो हॉस्पिटल बेस्ट होने के बाद भी उसके अंदर बेस्ट डॉक्टर्स हैं, लेकिन उनका इंटेंट ही नहीं है उस पेशेंट को अच्छे से ट्रीट करने का, या उस पेशेंट को मिसयूज़ करते हैं, वो उसकी बीमारी का मिसयूज़ करते हैं।
तो जब वो ये ऐसा करते हैं उस सिचुएशन में, तो उसे यूज़लेस सिचुएशन कहते हैं, क्योंकि वो पेशेंट को मिनिमम जो बेस्ट ट्रीटमेंट दे सकते थे वो ट्रीटमेंट देने के बजाय वो उसको अटेंड नहीं कर पा रहे हैं ढंग से, वो अपने स्टाफ से उसको ढंग से अटेंड नहीं करवा पा रहे हैं, वो उसका ढंग से इलाज नहीं कर पा रहे, और कर भी रहे हैं तो उसका मिसयूज़ कर रहे हैं। तो ये एक यूज़लेस सिचुएशन हो जाती है कि आप भले ही एक बेस्ट हॉस्पिटल में पहुंच गए थे, पर इलाज के नाम पे आपके साथ बहुत सारी गड़बड़ियाँ हो गई। लेकिन आइडियल सिचुएशन क्या होनी चाहिए कि आपको ये भी पता है कि आपको दर्द है और ये बेस्ट हॉस्पिटल ये है, आप उस हॉस्पिटल में जाते हैं, वो आपको बहुत अच्छे से इलाज करते हैं, आपको कोई भी किसी भी तरीके की तकलीफ़ नहीं होने देते, एंड मिनिमम खर्चे में आपको रिलीज़ कर देते हैं उस पेन को रिलीज़ करके। बट ऐसा हॉस्पिटल ज़्यादातर नहीं मिलता है, जिनको मिल जाता है उनका इलाज हो जाता है। अब सेंसिबल स्टेट क्या है कि एक पेशेंट है जो दर्द में है, तो वो हॉस्पिटल पहुंचता है, उस हॉस्पिटल में अब ये बेस्ट हॉस्पिटल तो नहीं है, लेकिन वो जो स्टाफ है, जो वहाँ के डॉक्टर्स हैं और उनकी जितनी भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, वो अपनी पूरी पीक परफॉर्मेंस देने की कोशिश करते हैं कि इस पेशेंट को हम जितना अच्छा इलाज दे पाएँ वो देने की कोशिश करते हैं। तो डायग्नोस करने के बाद उन्हें पता चलता है कि इस पेशेंट का इलाज हमारे पास ये लिमिटेड रिसोर्स होने के कारण हम तुरंत प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो वो उस पेशेंट को अपफ्रंट खुद से बता देते हैं कि देखिए हम इस इलाज के लिए ना केपेबल नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि इसका बेस्ट इलाज आपको इस हॉस्पिटल में इस डॉक्टर से मिल जाएगा, तो हम वी कुड रेफर टू यू टू दैट हॉस्पिटल। तो जल्दी से जल्दी उस पेशेंट को जो मिनिमम ट्रीटमेंट वो दे सकते थे टू रिलीव द पेन, एंड द नेक्स्ट अप्रोच वुड बी टू मेक दैट पेशेंट रीच द आइडियल हॉस्पिटल, तो वो एक आइडियल सिचुएशन में पहुंच जाए, उसके लिए उन्होंने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की। तो जिस तरीके से एक हॉस्पिटल अपने पेशेंट के साथ एक सेंसिबल वे में ट्रीट करके, भले उन्हें ये नहीं पता था कि वो कितना अच्छा कर रहे हैं या उसका अच्छा करने से पेशेंट उनसे खुश होगा नहीं होगा, उनका नाम अच्छा होगा या नहीं होगा, बट उन्होंने लॉजिकली बहुत क्लियरली अपने जो पूरा सेंसिबली वो बेस्ट फैसिलिटीज़, बेस्ट ऑपरेशंस, बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते थे टू ट्रीट दैट पेशेंट, वो उन्होंने कोशिश की, और उसका रिज़ल्ट क्या हुआ कि जल्दी से जल्दी उस पेशेंट को सही इलाज की तरफ पहुंचने में आसानी रही। तो जिस तरीके से वो हॉस्पिटल अपने पेशेंट्स को ट्रीट कर रहा है, एक स्टूडेंट, एक ऑक्यूपेशन में, एक एम्प्लॉयमेंट में एक व्यक्ति, और स्पिरिचुअलिटी में चलता हुआ एक स्पिरिचुअल सीकर एक व्यक्ति जो होता है, वो अपने आप को सेंसिबल स्टेट में पहुंचा सकते हैं। तो जैसे अब एक स्टूडेंट उस सब्जेक्ट को वैसे ही पेशेंट की तरह ही ट्रीट करे, तो क्या होगा कि एक सब्जेक्ट उसके पास आया है, अब स्टूडेंट के पास बेस्ट ऑफ कैपेबिलिटी है कि उसके पास एक इंटेंशन है कि वो उस सब्जेक्ट के साथ पूरी जस्टिस करेगा, अपना पूरे रिसोर्सेज, अपनी फोकस, अटेंशन, अपनी जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, टाइम अवेलेबल है, वो उस सब्जेक्ट को पूरी तरह देने की कोशिश करेगा, भले ही वो सब्जेक्ट उसको इतना इंटरेस्टिंग लगे या ना लगे, क्योंकि अगर इंटरेस्टिंग लगेगा वहाँ तो आइडियल स्टेट बन ही जाएगी, तो उसकी डिस्कशन नहीं बनती। लेकिन अब हम उन सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं, उन टॉपिक्स की बात कर रहे हैं जहाँ पर उस स्टूडेंट को ये पता है कि मैं उसके साथ पूरी तरीके से इसका इलाज तो नहीं कर सकता, लेकिन वो अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट एफर्ट्स जो वो दे सकता है वो उस सब्जेक्ट को देने की कोशिश करता है, और तुरंत उसे पता चल जाता है कि सब्जेक्ट का कौन सा पार्ट उसको बहुत जल्दी से समझ आ रहा है और कौन से पार्ट में उसको हेल्प की रिक्वायरमेंट है। तो वो उन पार्ट्स को आइडेंटिफाई करके बहुत तेज़ी से उनके लिए नए आइडियाज़ ढूंढने की कोशिश करता है कि क्या मैं इस टॉपिक को समझने के लिए और किसी यूट्यूब चैनल पे जाके समझूं, किसी टीचर से हेल्प लूं, किसी फ्रेंड से हेल्प लूं, या इसके लिए कोई ट्यूशन लगाऊं, या जो भी वो पॉसिबल स्टेप्स ले सकता है वो लेना स्टार्ट कर देता है। तो ये एक सेंसिबल स्टेट है अपने किसी भी सब्जेक्ट या टॉपिक को अप्रोच करने के लिए। तो ये हो गया कंपास ऑफ विजडम का यूटिलाइजेशन फॉर दिस कोटेशन कि वो एजुकेशन पे किस तरीके से अप्लाई होता है। अब हम आते हैं ऑक्यूपेशन के ऊपर। ऑक्यूपेशन किसी भी तरीके की हो सकती है, स्टार्टिंग फ्रॉम द होम, जो आप जिस घर में रह रहे हैं उसको घर को सही तरीके से रखने से लेके रनिंग अ कंट्री और दिस स्टेट जहाँ पे आप रह रहे हैं। आप मिनिस्टर भी हो सकते हैं, आईएएस भी हो सकते हैं, कोई ऑफिसर भी हो सकते हैं जो उस स्टेट को रन कर रहे हो। तो अपने घर के कामों से लेके अपने बाहर के कामों तक, जहाँ पे भी आप अपने एक्टिविटीज़ और सर्विस प्रोवाइड करने वाले हैं या आपका सब्जेक्ट एरिया है
है जिसमें आप काम करने वाले हैं, उन एरियाज़ में आप कंपास ऑफ विजडम के यूज़ करके इस कोटेशन को कैसे अप्लाई करेंगे। तो हम देखते हैं इसको कि आप एक डिफ़ॉल्ट स्टेट में हैं कि आप जो काम कर रहे हैं आपको ये भी नहीं पता कि आप जो काम करेंगे उस में जो आप बेस्ट देंगे उसका आपको ये रूल नहीं पता है। डिफ़ॉल्ट स्टेट हम सबकी क्या होती है कि हमें ये भी नहीं पता था कि हम बेस्ट परफॉर्म करेंगे तो हम बेस्ट रिज़ल्ट निकलेगा या बेस्ट उसके इफ़ेक्ट्स जो आने चाहिए वो आएंगे, और ना ही आपके अंदर कोई इंटेंशन है कि अपनी सर्विसेज बेस्ट देने की। डिफ़ॉल्ट स्टेट हमारी जनरली यही होती है ड्यू टू द बॉडी की जो हमारी क्या टेंडेंसीज़ हैं, उन टेंडेंसीज़ में हमने ज़्यादातर देखा है कि हम लेज़ीनेस और लेथार्जी की तरफ ज़्यादा अलाइन करते हैं जब तक हमारा इंटेंट या इंटेंशनल जो इंटरेस्ट एरियाज़ होते हैं उससे अलाइन नहीं करता है वो काम। तो मोस्टली आप देखिएगा आप जो भी काम कर रहे होते हैं उसमें ज़्यादातर आपकी डिफ़ॉल्ट स्टेट यही रहती है कि ये काम जल्दी से जल्दी ख़त्म हो और मैं इस काम से निकलूँ, अगर आपको उतना इंटरेस्ट या प्यार नहीं है उस काम को लेके। लेकिन सेंसिबल जो अब कंपास ऑफ विजडम जो बता रहा है उसमें इस कोटेशन में जो बताया गया है ना, इस कोटेशन के अकॉर्डिंगली हम देखने की कोशिश करते हैं उस काम को कि जो भी आप काम कर रहे हैं राइटियस काम होना चाहिए और ये धर्म विरुद्ध नहीं होना चाहिए, यानी कि इट शुड नॉट बी पुटिंग यू इनटू डिफ़िकल्टी और समवन एल्स इनटू डिफ़िकल्टी। बट इसके बारे में स्पिरिचुअलिटी वाले पार्ट में समझते हैं, लेकिन अभी ये वाला पार्ट हम डिस्कस करते हैं कि जो भी आप काम कर रहे हैं उस काम को लेकर किस तरीके से अप्रोच किया जा सकता है आपके द्वारा। तो ये डिफ़ॉल्ट स्टेट हो गई। यूज़लेस स्टेट किस तरीके से काम करेगी कि आपको हार्वेस्ट भी नहीं पता, हार्वेस्ट का पूरा आइडिया है कि आप जिस काम में भी अपनी पूरी लगन से मेहनत करेंगे ना, तो वही मेहनत का रिज़ल्ट जो निकल के आएगा, जो उसके इफ़ेक्ट्स निकल के आएंगे, जो ओवरऑल आपकी लाइफ होगी वो और ज़्यादा वैल्यूएबल, वैल्यू क्रिएशन बेस्ड हो जाएगी। तो लेकिन आपके अंदर से इंटेंट नहीं आ रहा अपना बेस्ट एक्शन देने का, आप सुबह उठ के टाइम से अपने काम पे नहीं जा पाते हैं या जो भी आपका टाइम शेड्यूल है उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं, लेज़ीनेस दिखाते हैं, अपने काम को कंप्लीट करने में लेज़ी हो जाते हैं आप, या फिर जो काम आपको करने में मेहनत करनी चाहिए आप उसको मेहनत को ना करके आप किन्हीं लेजर एक्टिविटीज़ में, एंटरटेनमेंट में अपना टाइम वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, जबकि आपको पता है कि आपको वहाँ पर मेहनत करनी चाहिए। तो ये एक यूज़लेस स्टेट है कि आपको इतना पता होने के बाद भी कि मेहनत करने से जो रिज़ल्ट अच्छे आने चाहिए, जैसे वो एक हॉस्पिटल जो लूट रहा था अपने पेशेंट्स को, आप वो हॉस्पिटल बन जाते हैं जो उस पेशेंट का इलाज करने की बेस्ट कैपेबिलिटीज़ रख रहे थे, लेकिन स्टिल आपने उस पेशेंट का मिसयूज़ किया या ट्रीटमेंट ढंग से नहीं किया, जिसकी वजह से उसका पेशेंट का फाइनेंशियल, मेंटल और फिज़िकल लॉस बहुत ज़्यादा होता गया। तो आप उस हॉस्पिटल की तरह बन जाते हैं जिस हॉस्पिटल का हमने डिस्कशन की थी। सेम आप अपनी सर्विसेज के साथ करते हैं। एक टीचर जब पूरी तरह से सब्जेक्ट की नॉलेज होने के बाद, बहुत अच्छी ओरेशन होने के बाद भी बहुत अच्छा बोल सकता है, वो समझा सकता है, डेमोन्स्ट्रेट कर सकता है अपने स्टूडेंट को, लेकिन उसका स्टूडेंट्स को अच्छा पढ़ाने में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो वो स्टूडेंट्स को भले ही कितने ही ईगर स्टूडेंट बैठे हों उसकी क्लास में, अगर वो टीचर का मन नहीं है तो वो एक यूज़लेस स्टेट हो जाती है, जिसमें उसको ये पता है कि वॉट एवर दैट टीचर वुड प्लांट इनटू द ब्रेन्स, इनटू द एजुकेशन ऑफ दैट चाइल्ड, वो स्टिल अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं देता है वहाँ पे, जिसके कारण वो स्टूडेंट्स जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते थे उस सब्जेक्ट में बहुत ही लेज़ी परफॉर्म करते हैं, पीछे रह जाते हैं, नहीं समझ पाते कि किस तरीके से इस सब्जेक्ट को ग्रहण किया जाना चाहिए था, तो वो पीछे रह जाते हैं। तो ये एक एग्जांपल हो गया यूज़लेस स्टेट ऑफ ऑक्यूपेशन का। आइडियल स्टेट हम सब जानते हैं, एक शेफ़ जो बहुत अच्छा कुकिंग करना जानता है, तो वो जब आइडियल स्टेट में होता है तो वो चाहे एक रेडी से शुरू करे, चाहे एक मिशेलिन स्टार्ड शेफ़ हो, वो जब खाना बनाएगा और खाना प्रेजेंट करके देगा उसको मज़ा आ जाएगा और उस खाने की बहुत वैल्यू होने वाली है। तो ग्रोथ अनलिमिटेड है, और हार्वेस्टिंग जिस तरीके से हमने देखा था उसके साइड इफ़ेक्ट्स इतने ज़्यादा होंगे, इतने अच्छे होंगे कि बाय वर्ड ऑफ माउथ ओनली उस शेफ़ का काम पूरे एरिया में फैलने वाला है कि ये खाना बहुत अच्छा बना के देता है। सेम हैपन्स विद द क्रिकेटर्स, विद द परफॉर्मर्स, with the actors, with the politicians, with the teachers, scientists,
जो अपने काम में तो महारत रखते ही रखते हैं, लेकिन उनको ये भी पता होता है कि वो जितना अच्छा परफॉर्म हर रोज़ करते रहेंगे अपने फील्ड्स में, उतने ही ज़्यादा इफ़ेक्टिवली उनके बाकी सारे जो रिज़ल्ट आने चाहिए, उनको जो डील्स मिलनी चाहिए, उनको जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, उनको जो वैल्यू मिलनी चाहिए, वो उनको मिलनी शुरू हो जाती है। तो ये एक आइडियल स्टेट हो जाती है जिसमें आपके हमें ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं करना पड़ेगा। अगर आपकी आइडियल स्टेट आपको मिल चुकी है तो ऑल द बेस्ट, डू कीप परफॉर्मिंग दैट एंड थैंक यू फॉर डूइंग दैट। बट अब हम आते हैं सेंसिबल डायरेक्शन की। कंपास ऑफ विजडम की सेंसिबल डायरेक्शन क्या है जिसमें ऑक्यूपेशन अप्लाई किया जा सकता है। ऑक्यूपेशन में जब हम सेंसिबल डायरेक्शन देखेंगे तो इस तरीके से, जैसे हमने उस हॉस्पिटल का एग्जांपल लिया था, उसी तरीके से आप अपनी सर्विसेज पे, आप कोई भी सर्विस कर रहे हो, चाहे आप एक होम मेकर हों, चाहे आप एक टीचर हों, चाहे आप एक कोई भी जॉब कर रहे हो, आप कुछ भी जॉब, किसी भी जॉब को छोटा या बड़ा ना सोचते हुए सिर्फ उस हॉस्पिटल के एग्जांपल से सोचिएगा कि जिस तरीके से उस हॉस्पिटल ने अपनी बेस्ट पॉसिबल एफर्ट्स देके उस पेशेंट को जल्दी से जल्दी फर्स्ट एड इलाज प्रोवाइड किया, उसकी अगर इलाज पूरा कर सकते थे तो बहुत तेज़ी से और कम से कम खर्च में उसको करके दिया, या फिर अगर वो नहीं कर सकते थे वो तुरंत उन्होंने डायग्नोस करके रेफ़र कर दिया एक नए हॉस्पिटल में। सेम आप अपनी एक्टिविटीज़ के साथ कर सकते हैं कि भले ही आपका जो भी काम है आप उसमें कितने भी लेज़ी हैं, लेकिन आप ये जानते हुए कि अगर आप उस पेशेंट की तरह अपने काम को बहुत अच्छे से ट्रीट करेंगे, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, अपने एफर्ट्स डालेंगे, तो आपको बहुत अच्छे, क्या बोलते हैं, उस जस्टिस हो पाएगी उस काम के साथ, उस सब्जेक्ट के साथ, उस टॉपिक के साथ जिसमें आप ऑक्यूपाइड हैं। तो अपनी ऑक्यूपेशन के साथ सेंसिबल जस्टिस कर पाएंगे जब आप सेंसिबल एक्शन लेंगे, यानी कि ईस्ट डायरेक्शन जो होती है हमारी कंपास ऑफ विजडम की। ये हो गया ऑक्यूपेशन वाला पार्ट। नाउ कम्स द थर्ड पार्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी यानी कि खुद को जानना, समझना। इसकी डेफिनेशन सबकी अलग हो सकती है, बट वट एवर योर डेफिनेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी इज़, हाउ वी कुड अप्लाई दिस। ये जो कोटेशन हमें मिली है आज ऑगमेंडिनो की तरफ से, उसको अप्लाई हम कंपास ऑफ विजडम के थ्रू किस तरह कर सकते हैं कि हम ज़्यादातर डिफ़ॉल्ट सिचुएशन में ही होते हैं सबके सब स्पिरिचुअल कंडीशन में, कि भले ही बाहर हमें पता है कि हम स्पिरिचुअलिटी के जो रूल्स हम जानते हैं, समझते हैं, वो भी हमें नहीं पता है, और उन्हें अप्लाई अगर हम करेंगे तो उससे जो बेस्ट हार्वेस्ट निकल के आने वाला है वो भी हमें आइडिया नहीं है। ये हमारी डिफ़ॉल्ट स्टेट होती है। यूजलेस स्टेट क्या होती है कि आपको पता है, आपको स्पिरिचुअलिटी के सारे रूल्स पता हैं, आपको ये पता है कि स्पिरिचुअल होने से क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं, स्टिल आपका कोई इंटेंट नहीं है स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस करने का, या उसको अपनी लाइफ में लाने का, या उससे जो एक्शन रिक्वायर्ड है उसको करने के लिए वो करने का। तो उस तरीके से जब आप देखते हैं चीज़ों को तो आपको यूजलेस स्टेट में पहुंच जाते हैं। करते हैं स्पिरिचुअलिटी की आइडियल स्टेट, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन, जहाँ पर आपको हार्वेस्टिंग का भी, यानी कि जो कोटेशन हमने स्टडी की उसमें जो हार्वेस्टिंग वाला पार्ट है, व्हाट यू प्लांट नाउ यू हार्वेस्ट लेटर, आपको इसका भी पूरा ज्ञान है। और ऑलवेज डू योर बेस्ट, ये भी आप अपनी स्पिरिचुअलिटी की जर्नी में अप्लाई करते हैं। तो आप जो भी करने निकले हैं उसके लिए आप फिज़िकली, मेंटली और इन्वायरमेंट, जो आपका इन्वायरमेंट है जहाँ पर आप वो प्रैक्टिसेस कर रहे हैं स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, वो भी कंड्यूसिव है और आपको ये रूल भी पता है, तो आप अपनी डेली स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को बहुत अच्छे से अलाइन करते हैं उसके साथ। तो जो भी आपका हार्वेस्ट निकल के आएगा वो एक आइडियल स्टेट में पहुंच जाएगा, आप पूरे फ्लो में अपनी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर पाएंगे। तो इसमें ज़्यादा डिस्कशन की स्कोप नहीं है क्योंकि आइडियल स्टेट है ये। लेकिन जो एक स्पिरिचुअल सीकर है, यानी कि हम जो हैं, हमें डिफ़ॉल्ट स्टेट से निकल के ईस्ट डायरेक्शन की ओर जाना है, यानी कि सेंसिबल स्टेट की तरफ, जिसमें हमें भले ही कोई नॉलेज नहीं है कि हमारी गेन की हुई स्पिरिचुअलिटी, की हुई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से दुनिया में, हमारी लाइफ में किस तरीके से चेंजेस आने वाले हैं, बट वी नो, वी हैव अंडरस्टैंडिंग। जैसे उस हॉस्पिटल को आइडिया था कि वो उसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस और सर्विसेज प्रोवाइड करके उस पेशेंट को जितनी अच्छी ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकता था, सेम हम अपनी स्पिरिचुअलिटी की तरफ, अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की तरफ
लोगों की तरफ जो ये हमारी लाइफ है उसमें स्पिरिचुअलिटी को उतारने की पूरी कोशिश करेंगे सेंसिबली। तो वो हमारी ऑलवेज डू योर बेस्ट वाली पार्ट रहेगी, भले ही हमें हार्वेस्टिंग, नो हार्वेस्टिंग, यानी कि हमें कोई आइडिया नहीं है हार्वेस्टिंग किस तरीके से काम करने वाली है या ये होता क्या है रूल। अभी तो डिस्कशन इतनी कर ली तो यू हैव द आइडिया, बट अगर नहीं भी था आइडिया या बाकी किसी एरिया में अभी भी नहीं है ना आइडिया कि हार्वेस्टिंग होती क्या है, ये नेचर का ये रूल काम कैसे करता है, तब भी जो सेंसिबल डिसीजन है वो हमारा इसी तरीके से काम करना चाहिए कि हम अपनी एजुकेशन, ऑक्यूपेशन और स्पिरिचुअलिटी में अपनी डिफ़ॉल्ट स्टेट से निकल के, जहाँ हमें हार्वेस्टिंग का भी कुछ नहीं पता था, हमें अपने एक्शंस की क्वालिटी पर भी इतना ज़्यादा कोशिश या काम नहीं कर रहे थे हम उनको इम्प्रूव करेंगे। हम अपने कंट्रोलेबल्स यानी कि जो हमारे एक्शनेबल आइटम्स है, विच इज़ द क्वालिटी ऑफ इम्प्रूविंग आवर एक्शंस, ऑलवेज डूइंग आवर बेस्ट इनटू द एजुकेशन, ऑक्यूपेशन और स्पिरिचुअलिटी फील्ड्स में हम ज़रूर करेंगे। तो ये था हमारा एप्लीकेशन ऑफ कंपस ऑफ विजडम यूजिंग दिस कोटेशन। कूटनीति का ये जो हमारी कोटेशन हमने डिस्कस की बाय ऑगमेंडिनो, उसको हमने अप्लाई करके देखा ऑन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, ऑक्यूपेशन एंड स्पिरिचुअलिटी। अब हम एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं अपनी लाइफ से शेयर करता हूँ, जिसमें आई वॉज अ वेरी यंग बॉय, जिसमें आई वॉज अराउंड इन दी 7th क्लास में इट वॉज अ क्विज कॉम्पिटिशन। एक क्विज कॉम्पिटिशन होना था जिसमें हमारी हाउस, जो अलग अलग हाउसेज होते थे, हमारे हाउस की तरफ से एक टीम सेलेक्ट होनी थी, जिसमें वी 5 ऑफ द स्टूडेंट्स क्वालिफाइड, और उसमें से भी सिर्फ 3 को जाना था इन द फाइनल कंपटीशन, जो हाउस टू हाउस कंपैरिजन कंप्लीशन वो कंपटीशन राउंड होता है उसमें। तो आउट ऑफ दोज 5, 5th वन गॉट एलिमिनेटेड। नाउ हम 4 बच्चे बचे थे, जिसमें से फर्स्ट गॉट सेलेक्टेड। वही क्विज हुआ, 5 क्वेश्चन पूछे गए, पहला क्वेश्चन का जवाब जिसने दिया वो सेलेक्ट हुआ, दूसरे का जवाब दिया उसने वो सेलेक्ट हुआ, तीसरे का जवाब जिसने दिया वो सेलेक्ट हुआ, फोर्थ हमें में से दोनों को नहीं आता था, तो मैं और फोर्थ, और जो मैं और था थर्ड वाला था, वो दोनों बचे हुए थे। 4th क्वेश्चन का जवाब नहीं आता था तो हमने दोनों ने पास किया। अब 5th क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया, उसमें पूछा गया था, जो क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर उस स्टूडेंट ने बिल्कुल सही दिया, तो वो तीसरा बच्चा बना हमारे हाउस की तरफ से रिप्रेजेंटेशन करने के लिए। तो वो 3 सेलेक्ट हुए और मैं रह गया। आई वॉज वेरी डिसहार्टेंड कि आई वॉज वेरी कीन ऑन क्विज कॉम्पिटिशन्स एंड ऑल दोज थिंग्स। तो मेरा वो मिस हो गया उस ईयर का क्विज कंपटीशन में पार्टिसिपेशन। बट आई वॉज सेंसिबल इनफ टू नो कि एज ए स्टूडेंट मेरा जो सेंसिबल डायरेक्शन बनती है ना, मेरे को ये नहीं पता कि उसका क्या रिजल्ट रहने वाला है, क्विज में पार्ट नहीं हुआ या क्या रिजल्ट नहीं निकला। बट मैंने अपनी तरफ से जब हम निकल रहे थे तो कॉन्ग्रेचुलेट किया एक दूसरे को, उस बच्चे से पूछा कि इस जो क्वेश्चन जो नहीं आता था मुझे, उसका आंसर क्या था। तो उस बच्चे ने मुझे उसका आंसर प्रोवाइड किया और वो आंसर लेके मैं अपनी लाइफ नॉर्मल जीने लगा। देन कम्स द नेक्स्ट ईयर, जब हमारा एनसीसी कैडेट कॉर्प्स का जो हुआ, नेशनल कैडेट कॉर्प्स का पहला ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट था उस स्कूल में एयरफोर्स की तरफ से। उसमें अराउंड 9th 10th एंड 8th 9th 10th से 40 बच्चे सेलेक्ट हुए। 10th नहीं था शायद, 8th एंड 9th क्लास को सेलेक्ट किया जा रहा था। तो आई वॉज इन 8th क्लास, तो उसमें से मैं भी सेलेक्ट हुआ था। अराउंड 40 ऑड स्टूडेंट्स थे, 30 40 50 में भी, मेरे को एग्जैक्ट काउंट नहीं याद, बट आउट ऑफ दो स्टूडेंट्स मैं सेलेक्ट हुआ था, एंड पूरी क्लास जो थी उनमें से, एंड वी वर हैविंग नॉर्मल क्लासेस। तो उसमें से एक हमारा जो इवेंट था, इट वाज टू गो टू द एयर स्ट्रिप ऑफ दैट सिटी जिसमें वो स्कूल था। वहाँ पे मॉनिटरिंग ग्लाइडर होते हैं। मॉनिटरिंग ग्लाइडर यानी कि एक एरोप्लेन होता है जिसमें पायलट एंड को पायलट की सीट होती है। छोटा सा प्लेन होता है, सिंगल इंजन प्लेन, और उसके अंदर जिस तरीके से वो प्लेन काम करता है उसकी वर्किंग हमें दिखाने के लिए लेके गए थे एयरफोर्स की तरफ से, कि लेट अस टीच यू व्हाट एग्जैक्टली हैपन्स व्हेन यू फ्लाई इन अ नॉर्मल एरोप्लेन। वो हाई एंड एरोप्लेन नहीं थे, ग्लाइडर उन्होंने इनिशियली शुरुआत में दिखाया हमें। तो उस ग्लाइडर में उड़ने का मौका, हमें बैठने का मौका मिलने वाला था, टू सी हाउ इट वर्क्स, हाउ द प्रोपेलर्स वर्क, उसके हैंडलिंग किस तरीके से होती है, उसकी विंग्स किस तरीके से मूव करते हैं, उसकी स्पीड कितनी होती है, ऊपर से फील कैसा होता है। तो 10 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया जाना था आउट ऑफ द 30-40 स्टूडेंट्स दैट वेंट टू दैट एयर स्ट्रिप।
उसमें से सेम एक्टिविटी हैपन जो हमारे क्विज के लिए की गई थी। एक एक करके क्वेश्चन पूछे गए, पहला स्टूडेंट सेलेक्ट हुआ, दूसरा सेलेक्ट हुआ, तीसरा, चौथा, एंड अब बारी आ गई थी लास्ट स्टूडेंट तक की। 9th स्टूडेंट सेलेक्ट हुआ, अब लास्ट क्वेश्चन था 10th क्वेश्चन, एंड 10th स्टूडेंट वाज टू बी सिलेक्टेड। अब जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया वो क्वेश्चन एग्जैक्टली वो क्वेश्चन था जिस क्वेश्चन को मैंने मिस किया था, बट जिसका आंसर मैंने सेंसिबली जान लिया था कि उसका आंसर क्या है। कोइंसिडेंटली जो मैंने अपनी सेंसिबिलिटी ओपन रखी टू ऑलवेज डू माई बेस्ट टू गेन नॉलेज एज अ स्टूडेंट, वो मेरे काम आई एंड मैंने उसका आंसर बिल्कुल करेक्ट किया। वो जो आंसर मैंने करेक्ट किया था उस आंसर के बेसिस पे आई वॉज द 10th स्टूडेंट टू गेट सेलेक्टेड टू गो इनटू दैट ग्लाइडर एंड आई वॉज वेरी हैप्पी। तो इस तरीके से जो अनकंट्रोलेबल पार्ट ऑफ द हार्वेस्ट था कि व्हाट यू प्लांट नाउ यू हार्वेस्ट लेटर, सोच के देखिए 7th क्लास में मिस हुआ एक क्वेश्चन जिसको मिस किया गया था, उसका सीड मैंने जो ऑलवेज डू द बेस्ट एक्टिविटी करके नॉलेज गेन की, वो नॉलेज का हार्वेस्ट मेरे को 1 साल बाद जाके निकला। ये छोटा सा एग्जांपल जो मुझे रेलेवेंट लगा, जो कि शेयर किया जाना चाहिए था, वो ये था। अब जो क्वेश्चन है वो मैं आपको आगे जाके बताता हूँ वो क्वेश्चन क्या था, इन केस यू आर इंक्विजिटिव अबाउट दैट। बट अब ये वी आर ऑलमोस्ट रीच द एंड ऑफ द वीडियो, तो वील गो विद द डिज़ाइन कि हमने कंपास ऑफ विजडम जिस तरीके से डिज़ाइन किया है यूट्यूब वीडियोस को। तो कूटनीति शो में हमने कंपास ऑफ विजडम का फॉर्मेट, कूटनीति शो का फॉर्मेट क्या है, उसको कंट्रोलेबल अनकंट्रोलेबल में किस तरीके से हमने कोटेशन को डिवाइड किया, उसको कंपास ऑफ विजडम के अलग अलग डायरेक्शंस से समझने की कोशिश की, उन डायरेक्शंस को इन 3 फील्ड्स जो कि हमारी कंपास ऑफ विजडम की कंसर्न के हैं, यानी कि एजुकेशन, ऑक्यूपेशन एंड स्पिरिचुअलिटी पे अप्लाई किया। और एक छोटे से एग्जांपल से मैंने अपनी लाइफ के समझने की कोशिश की कि ये कोटेशन किस तरीके से मेरी लाइफ में भी काम कर रही है। तो मैंने कई एरियाज़ पे अप्लाई करके देखा एंड इट वाज लाइक सेम, मेरे को उसी तरीके से अब अपनी लाइफ को अप्लाई करना है इस कोटेशन को। दिस विजडम दैट हैज़ बीन प्रोवाइडेड बाय ऑगमेंडिनो इज़ नाउ बिकम माई कंपस इन टू माई एग्जिस्टेंस, कि जब भी ऐसी कोई एक्टिविटी आती है तो मेरे से पूछा जाए कि आप व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटी वुड यू डू, आई वुड ऑलवेज डू माई बेस्ट इन ऑल द फील्ड्स। ये जो फील्ड्स डिफाइन है और इससे अभी अलग अपनी लाइफ में भी। तो दिस वाज द स्मॉल फॉर्मेट। अब लास्ट के पार्ट में हम आते हैं जहाँ पे हमने एआई में भी इनको डाल के देखा इस कोटेशन को, एंड वी गॉट दैट रिजल्ट कि एआई, व्हाट डज एआई थिंक अबाउट इट। तो एआई ने जो रिस्पॉन्ड किया वो एक एक करके डिस्कस करते हैं। एआई ने एजुकेशन के बारे में इसमें बताया कि इन एजुकेशन ऑलवेज डू योर बेस्ट रिप्रेजेंट द एफर्ट एंड डेडिकेशन यू पुट इन टू लर्निंग। तो सिंपल एज एविडेंट, यू कैन रीड इट डायरेक्टली। हम ये जो एआई के रिस्पॉन्स आए हैं उसको भी हमने कैप्चर करके हमने अपने वर्डप्रेस ब्लॉग में डाला है, जो कि आप विज़िट कर सकते हैं। साइट है हमारी compassofwisdom.wordpress.com, जो साइट आपको यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन, जो हमारा चैनल है उसकी डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी, या डायरेक्टली भी आप विज़िट कर सकते हैं compassofwisdom.wordpress.com। तो उसमें एआई का रिस्पॉन्स है। इसमें एजुकेशन के बारे में उसने डायरेक्टली बताया कि आप अपने एफर्ट एंड डेडिकेशन को लर्निंग के ऊपर अप्लाई करो। द स्किल्स एंड नॉलेज यू एक्वायर आर डायरेक्टली टाइड टू द एफर्ट यू इन्वेस्ट। द हार्वेस्ट विल कम इन द फॉर्म ऑफ अपॉर्चुनिटीज, क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज एंड पर्सनल ग्रोथ दैट यू गेन ओवर टाइम। दिस इज़ अ स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर जो हमें एआई ने प्रोवाइड किया। नाउ ऑक्यूपेशन के बारे में उसने क्या बोला, इन योर करियर doing your best means consistent hard work, innovation and commitment to your role. The results, whether success, promotions or respect from colleagues, are the harvest of your effort. While you cannot control all external factors, your personal contribution are the seeds you plant. इसको आप हिंदी में ट्रांसलेट कर लीजिएगा या फिर नॉर्मल है कि आप करियर में जो भी अपने हार्डवर्क प्रोवाइड करते हैं, इनोवेशन डालते हैं, कमिटमेंट करते हैं अपने रोल की तरफ, वो आपके कंट्रोलेबल्स हैं और इससे जो हार्वेस्ट निकल के आ सकते हैं, सक्सेस, प्रमोशन, कलीग्स की रिस्पेक्ट, ये सब आपके एफर्ट पे डिपेंड करते हैं कि आप जितना अच्छा एफर्ट डालेंगे उसका उतना हार्वेस्ट डायरेक्टली आपको दिखाई ना दे, बट वो हार्वेस्ट कब और कैसे निकल के आने वाले है उस पर हमें नहीं सोचना है। सेंसिबल डायरेक्शन हमें लगानी है, क्योंकि आइडियल हो जाएगी वो तो उसमें तो डिस्कशन ही खत्म हो जाती है। वहाँ तो दिखेगा ही हमें कि हमने बेस्ट एफर्ट डाला एंड एवरीबडी रिकॉग्नाइज्ड इट, उसकी वैल्यू भी निकल के आई। लेकिन अगर वो वैल्यू नहीं भी निकल के आती है ना, देन हमारे तब भी एज एन
हॉस्पिटल ने जैसे उस पेशेंट को सेंसिबली ट्रीट किया था, हम अपने काम को, अपनी एक्टिविटीज़ को, ऑक्यूपेशन को ट्रीट करेंगे। स्पिरिचुअलिटी में ये किस तरीके से अप्लाई होता है? इन स्पिरिचुअलिटी दिस कोटेशन हाईलाइट्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ अलाइनिंग विद योर हायर सेल्फ एंड रिमेनिंग ट्रू टू योर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। सेम सेंसिबल डिसीजन, कंट्रोलेबल्स, अपनी जो हायर सेल्फ को समझने की कोशिश करती रहिए, अलाइन करने की कोशिश करें, और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की तरफ ट्रू रहिए, अपने कंट्रोलेबल्स को पूरी तरीके से अप्लाई कीजिए। The harvest is often less visible and more intangible. It's the peace, clarity, and growth in your soul. While external circumstances like challenges or blessings may be beyond your control, your inner journey is shaped by the seeds you plant through mindfulness, compassion, and faith. तो अनकंट्रोलेबल्स में बहुत कुछ है डिस्कस करने वाला, बट यहाँ पे हम पूरा फोकस अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के सेंसिबल पार्ट यानी कि कंट्रोलेबल पार्ट पर ही रखेंगे, सेम एज AI इज़ रिपीटिंग। ये था AI का रिस्पॉन्स। AI से हमने फर्दर पूछा कि कैन यू रिकमेंड सम ऑफ द बुक्स जिसमें इसी मैसेज को और फर्दर हम समझने के लिए पढ़ सकें, ताकि हमें और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो हमारा ये जो कोड से हमें जो अंडरस्टैंडिंग मिली है। तो AI ने उसका रिस्पॉन्ड किया 3 बुक्स के थ्रू, जिसके लिंक्स और बुक्स के नाम हमने वर्डप्रेस ब्लॉग पे भी प्रेजेंट करेंगे। तो उन बुक्स के नाम है, फर्स्ट वन इज़ थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। इसकी 1 लाइन समरी है, सक्सेस एंड अबंडेंस कम फ्रॉम प्लांटिंग द राइट थॉट्स एंड persistent action guided by clear principles. This was provided by AI, which we can see कि हाँ, सक्सेस एंड अबंडेंस जो हार्वेस्ट, अनकंट्रोलेबल हार्वेस्ट है, वो हमारी प्लांटिंग ऑफ राइट थॉट्स एंड परसिस्टेंट एक्शन से गाइडेड होनी चाहिए बाय द क्लियर प्रिंसिपल्स। सो ये हमारा कंट्रोलेबल हार्वेस्ट रहने वाला है, द एक्शंस दैट वी डू। प्लस उसमें बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं विच यू कुड ऑल्सो रीड, जो कि यही ऑलमोस्ट सेम जो है कोटेशन जो हमने डिस्कस की उसी से अलाइन होते हुए आइडियाज़ हैं। द सेकेंड बुक वॉज एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर। इसकी 1 लाइन समरी है, टाइनी इम्प्रूवमेंट्स रिपीटेडली डेली कंपाउंड ओवर टाइम इनटू रिमार्केबल ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस बुक में नॉर्मली वही जो रिपीटेड 1% बेटर ईच डे की जो फिलॉसफी होती है ना, उसके ऊपर बहुत सारे आइडियाज़ और स्ट्रैटेजीज डिस्कस किए गए हैं दैट वुड कंपाउंड ओवर टाइम इनटू रिमार्केबल ट्रांसफॉर्मेशंस। तो टाइम और पेशेंस लगेगी, हार्वेस्ट निकल के ज़रूर आएगा, बट आपका जो कंट्रोलेबल पार्ट है वो आइडियाज़ हैं जो उस बुक में डिस्कस किए जा रहे हैं। थर्ड बुक वुड बी द अल्केमिस्ट बाय पॉलो कोएल्हो। इस बुक में बाय 1 लाइन समरी वुड बी बाय करेजियसली फॉलोइंग योर पर्सनल लेजेंड एंड टेंडिंग टू योर इनर कॉल यू इवेंचुअली हार्वेस्ट योर डेस्टिनी। तो इस बुक में जो एक लड़के की कहानी बताई गई है, दैट बॉय, उसको हार्वेस्ट का कोई आइडिया नहीं था, बट ही हैड द कंट्रोलेबल सेंस कि वो जो एक्शंस ले सकता था ना, ही फॉलोड देम करेजियसली, ही टुक दोज एक्शंस और अपनी इनर कॉलिंग को फॉलो करता गया, स्पिरिचुअल कॉल जो उसके अंदर से आती रही, एंड उसका जो हार्वेस्ट निकल के आया वो आप उस बुक में पढ़ सकते हैं। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक एंड स्टोरी। तो दीज आर द बुक्स दैट वर रिकमेंडेड। ये आपको हमारे ब्लॉग में ज़रूर मिल जाएगी, तो यू कैन गो थ्रू द ब्लॉग एज वेल, और डायरेक्टली वहाँ से इन बुक्स को, लिंक को परचेज भी कर सकते हैं। नाउ कम्स द फाइनल पार्ट, द थैंक यू पार्ट, द कॉल टू एक्शन, जिसमें वी वुड लाइक टू थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस लॉन्ग वीडियो अबाउट द कोटेशन। कोट नीति के इस लंबे वीडियो को सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। दिस शोज़ कि आप भी इस कोटेशन की तरह अलाइंड हैं, आप भी अपने जो लाइफ में इसी तरीके के सीड्स को प्लांट करना चाहते हैं बाय डूइंग द गुड एक्शंस इन ऑल द फील्ड्स, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन एंड स्पिरिचुअलिटी, प्लस ऑल द अदर फील्ड्स एज वेल। बट कंपास ऑफ विजडम में इन 3 फील्ड्स को बार बार डिस्कस किया जाएगा, ताकि इन 3 फील्ड्स में जितने भी विजडम हम गेन कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर सकें। तो थैंक यू फॉर डूइंग दैट। वट मोर यू कैन डू, वेबसाइट जो हमने डिस्कस की compassofwisdom.wordpress.com, उस पर फर्दर और हमारे जो आर्टिकल्स, ब्लॉग्स प्रोवाइडेड हैं उनको गो थ्रू करके यू कैन एनहांस योर विजडम जर्नी। उसमें आपको जो भी इंटरेस्टिंग लगे उनके ऊपर कमेंट कीजिए, उनको रीड कीजिए एंड एनहांस योर विजडम जर्नी। यूट्यूब चैनल जो है हमारा, उस पर और वीडियोस अवेलेबल हैं। इस वीडियो पे जो भी आपको समझ आया यू कैन लाइक दैट। अगर आपको समझ आया और उसमें कुछ और एडिशन करना चाहते हैं, कुछ सही या गलत लगा, उस पर कमेंट करना चाहते हैं, जो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। दैट वुड बी थैंक यू नोट फ्रॉम योर साइड। नाउ जो
तीसरा पार्ट है दैट वुड बी ज्वाइनिंग द क्लब हाउस। वहाँ पर आप अपनी आईडी क्रिएट करके हमारा कंपास ऑफ विजडम जो हाउस है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उस पर हम जो रूम्स क्रिएट करेंगे जहाँ पे हम ऐसी ही कोटेशंस, स्टोरीज़ और टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू विजडम, उनको आप ज्वाइन इन कर सकते हैं एज अ पार्टिसिपेंट टूवर्ड्स एज अ लिसनर और एज अ स्पीकर एज वेल, और शेयर कर सकते हैं अपनी विजडम, गेन कर सकते हैं विजडम बाय अदर पीपल, या जो भी डिस्कशन वहाँ पे हो रही होगी उसको सुन के। एंड द लास्ट पार्ट वुड बी टू फॉलो अस ऑन एक्स, जो फॉर्मली ट्विटर था। वहाँ पर कंपास ऑफ विजडम रिलेटेड हर एक अपडेट आपको प्रोवाइड की जाएगी, वेदर इट बी द लेटेस्ट ब्लॉग दैट वुड बी गेटिंग पब्लिश्ड, कोई नई वीडियो आएगी, कोई नया रूम कंडक्ट किया जाएगा क्लब हाउस पे, या जो भी विजडम रिलेटेड आर्टिफैक्ट्स जो कंपास ऑफ विजडम की तरफ से पब्लिश किए जाएंगे या डिस्कशंस होंगी, उनकी जो भी जानकारियाँ हैं वो सब आपको ट्विटर पे मिल जाएंगी। तो आपको ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं, ट्विटर नोटिफिकेशन बाय कंपास ऑफ विजडम पे जो भी आपको आता जाएगा, यू कैन पार्टिसिपेट इन टू दैट। सो लेट्स कंटिन्यू ऑन दिस जर्नी ऑफ विजडम, एंड कंपास ऑफ विजडम का यूज़ करके लेट्स फाइंड द सेंसिबल डायरेक्शन in the field of education, occupation and spirituality. And thank you for listening to us.